हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं जब से नोटिफिकेशन आया है कि सीएमए फाइनल के पेपर ऑनलाइन लिए जाएंगे और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि एमसीक्यू अब स्टार्ट कर दिए जाएं आप लोगों के साथ। हालांकि मैंने पहले भी टाइम टू टाइम एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं और बहुत सारी वीडियोज़ अगर आप जाके देखोगे तो मैंने पहले भी अपलोड की हुई हैं, लेकिन अब जो एक रेगुलर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया है कि डेली में क्लासेस को अपलोड करूंगा। उसी सिलसिले में मैं आज फाइलिंग ऑफ रिटन एंड असेसमेंट प्रोसीजर की क्लासेस लेके आया हूं। तो मैं ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के टीच करूंगा, मैं कोई भी टॉपिक ले लूँगा और उसके टीच करूंगा। कभी टीडीएस के, कभी एडवांस पेमेंट्स के, कभी पीजीपीपी, कभी कैपिटल गेन, कभी सेट टॉप, कभी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कभी सेटलमेंट कमीशन। आज ही मॉर्निंग मैंने आपके लिए गार जनरल एंटी एविडेंस रूल्स के एमसीक्यू अपलोड किए हैं, जो कि बहुत रेयरली आपके लिए मिलेंगे। तो अब तो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। तो जो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे जनरली एमसीक्यू नहीं होते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके लिए कवर करूंगा। तो ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे हैं। इनसे पूरा सिलेबस भी रिवाइज होगा। एमसीक्यू किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ये भी आपको समझ में आएगा, और एग्ज़ाम में आप किस तरीके से सही ऑप्शन सिलेक्ट करोगे ये भी आप मेरे साथ सीखोगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी होती है और बातों से। पहला क्वेश्चन करते हैं, द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न फॉर कंपनी इज। कंपनी के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 3 डेट्स होती हैं, 31 जुलाई होती है, 30 सितंबर असेसमेंट ईयर की होती है और 30 नवंबर होती है। कंपनी के लिए हमेशा 30 सितंबर होती है। कंपनी के अलावा जो असेसी होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर लॉ, तो 30 सितंबर, और ऑडिट होना ज़रूरी नहीं होता 31 जुलाई। और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में एंटर करता है तो 30 नवंबर। कंपनी के लिए पूछा गया है, कंपनी के लिए अभी बताया, हमेशा 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप ए पे टिक करके आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। As per section, it is compulsory for companies and firms to file a return of income or loss for every previous year on or before the due date in the prescribed form. कंपनी और फर्म के लिए हमेशा आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है, चाहे उनको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और ये बात लिखी हुई है जो पहला सेक्शन है 139 सबसेक्शन 1। 139 सबसेक्शन 1 में तो इनके अलावा जो एसएससी है उनके लिए लिखा हुआ है कि अगर उनकी इनकम डिडक्शंस देने से पहले एक्सीड करती है एग्जाम्पशन के लिए, उसमें अलग बातें हैं। बट कंपनी और फर्म के लिए लिखा हुआ है दे आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। इसलिए जो सही ऑप्शन है वो है 139(1), इसलिए हम ए को चूज करते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न फॉर ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर लॉ इन फोर्स इज। मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया था। जरूरी नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट हूं, अगर इनकम टैक्स के अलावा किसी और एक्ट में भी ऑडिट होना जरूरी है। इनकम टैक्स में रिक्वायर्ड नहीं है, बट किसी और लॉ में भी अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है तो इनकम टैक्स एक्ट में जो आपको आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट मिलेगी वो हो जाएगी 30 सितंबर। तो इसमें 30 सितंबर इज द राइट आंसर। तो ए को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। Interest under section is attracted for failure to file a return of income on or before the due date। अगर आईटीआर को आप टाइम से फाइल नहीं करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो इंटरेस्ट 234 ए में पे किया जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। 234 बी का इंटरेस्ट तब लगता है जब एडवांस टैक्स आपने नहीं पे किया होता है। 234 सी का इंटरेस्ट तब लगता है जब आपने इंस्टॉलमेंट्स जो एडवांस टैक्स की होती हैं वो टाइम से पे नहीं की होती हैं। बट इफ आईटीआर इज नॉट फाइल्ड विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1), तो उस केस में जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो 234 ए में पे किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इफ एनी पर्सन having furnished a return under section 139(1) or section 139(4) discovers any omission or any wrong statement therein, he may furnish a revised return at। तो रिवाइज रिटर्न का सेक्शन होता है 139 सबसेक्शन 5। 139(1) ओरिजिनल का होता है, 139(3) रिटर्न ऑफ लॉस का होता है, 139(4) बिलेटेड का होता है, 139(5) रिवाइज का होता है और 139 सबसेक्शन 9 होता है डिफेक्टिव रिटर्न का। तो रिवाइज रिटर्न जो है वो 139(5) में दे रखी है और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने 139(1) में आईटीआर को फाइल किया था ओरिजिनल, या 139(4) बिलेटेड को फाइल किया था और फाइल करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई
कोई ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट आपने दे दिया था बाई मिस्टेक, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। और रिवाइज करने की टाइम लिमिट लिखी हुई है बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर अर्लियर। तो बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। मेरी वीडियोज कई पड़ी हुई हैं इससे रिलेटेड, उनको देखो, बहुत मजेदार टॉपिक है। इनकम टैक्स में हालांकि मुझे हर टॉपिक अच्छा लगता है, एज ए टीचर मुझे हर टॉपिक अच्छा लगना भी चाहिए, बट अगर आप कहते हो सर 3 टॉपिक आप सेलेक्ट करो जिसको पढ़ाने में आपको भी बहुत ज़्यादा मजा आता है, तो उसमें से डेफिनेटली एक है फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर। तो बहुत कुछ टीच करने के लिए है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आंसर हो गया टिल द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर अर्लियर। देखते हैं सही ऑप्शन क्या होगा। बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर ये इनकम्प्लीट है। बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ये भी इनकम्प्लीट है। आइदर ए और बी विच एवर इज अर्लियर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर सी। आइदर ए और बी विच एवर इज लेटर, ये नहीं, ये गलत है। ए और बी विच इज अर्लियर, दिस इज द करेक्ट आंसर। Where the assessing officer considers that the return of income furnished by assessee is defective, 139 subsection 4 में defective return के बारे में डिस्कशन किया गया है। He may intimate the defect to the assessee and give him an opportunity to rectify the defect within a period of 15 days from the date of such intimation। जिस डेट पे इंटीमेशन आता है 15 दिन के अंदर आप डिफेक्ट को रेक्टिफाई करोगे। तो सही आंसर हो गया ए, क्योंकि ए में लिखा हुआ है 15 जो कि करेक्ट आंसर है। इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन shall be computed on the assessed tax or the amount by which the advance tax paid falls short of assessed tax। जो आपने टैक्स असेस किया वो आपको पे करना चाहिए था। अगर वो आप पे नहीं करते हो या उससे कम पे करते हो तो जो डिफरेंस होता है उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसको कहा जाता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 234B कहता है अगर एडवांस टैक्स पे नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। Previous approval of to be obtained for acquiring assessee to furnish all assets and liabilities not included in the accounts under section 142। असेसिंग ऑफिसर 142 के अंदर असेसी को नोटिस भेजता है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो डिमांड कर सकता है, लेकिन अगर वो ऐसी एसेट्स और लाइबिलिटीज को चाहता है जो अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं हैं, उनको डिमांड करने के लिए अगर वो बोलता है उसको ज्वाइंट कमिश्नर का पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ज्वाइंट कमिश्नर। फिर लिखा हुआ है टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज डायरेक्टेड बाय असेसिंग ऑफिसर अलोंग विद द एक्सटेंडेड पीरियड शैल नॉट एक्सीड। 142 सबसेक्शन 2A से लेकर 2D तक स्पेशल ऑडिट के सेक्शंस हैं। स्पेशल ऑडिट के केस में जो रिपोर्ट सबमिट करने की टाइम लिमिट है वो है 180 डेज। पहले वो टाइम प्रोवाइड करेगा, फिर असेसिंग ऑफिसर उस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है। जो टाइम पहले दिया गया था और जो टाइम एक्सटेंड किया गया है, इन सबको मिलाकर जो मैक्सिमम टाइम वो अलाउ करेगा तो 180 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर। रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस इज गवर्न अंडर सेक्शन। जो चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, तो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक सेक्शंस बनाए गए हैं। ट्रस्ट के लिए जो स्पेसिफिक सेक्शन है वो होता है 139(4)A 139(4)A, और ये सी में दे रखा है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। मजा आया? मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं आंसर दूं उससे पहले आप पॉज करके अपने मन में सोच लो सही आंसर क्या है, फिर मेरे आंसर से मैच करो। और अगर आप 70-80% आंसर भी सही दे पा रहे हो तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। मैं डेली सुबह शाम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स तो सेम ही रहेगा, डायरेक्ट टैक्सेशन, डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं MCQ लाता रहूँगा। अभी इस चैप्टर के फाइलिंग ऑफ रिटर्न असेसमेंट प्रोसीजर बहुत सारे MCQ मैं आपके लिए करवाऊँगा, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा करवाने से क्या होगा, बर्डन हो जाएगा। आप बेबी स्टेप्स करो, 10-10, 15-15 MCQ आप मेरे साथ करते रहो। 4 से 5 दिन में हम 50 से 60 MCQ कर लेंगे, जो काफ़ी होंगे आपके सिलेबस के हिसाब से। आप मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए, जिसका एड्रेस मैंने देखो डिस्प्ले हो रहा है, www.directtaxlectures.com। इस PDF को मैं अपनी वेबसाइट के PDF सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।